हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखा था और कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कैसे हम रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम इस दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये सब चीज़ के बारे में हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का शुरुआत तो क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही हुआ था जो कि डिस्क्रिमिनेंट था, लेकिन उसमें हम लोग नो रियल रूट्स के हिसाब से जानते थे। फिर उसके बाद हमने आयोटा के बारे में डिस्कस किया था और साथ ही साथ हमने कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्योंकि लास्ट क्लास इंट्रो क्लास था तो हमने ज़्यादा इंट्रोडक्ट मतलब कि थ्योरी ज़्यादा हमने नहीं बताया है, लेकिन आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी शायद उम्मीद है कि आपने लास्ट क्लास देखा था। जिन लोगों ने लास्ट क्लास अभी भी नहीं देखा है, लास्ट वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसमें क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास हम लोगों का थ्योरी के ऊपर तो रहेगा ही, साथ हम लोग कुछ सम्स भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे जिससे आपको समझ में आ सके कि थ्योरी और सम्स कैसे हम लोग करते हैं। मतलब थ्योरी केवल पढ़ने से थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो थोड़ा बहुत सम्स भी करेंगे जिससे आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट मिले कि हाँ इस सम्स को इस तरीका से सॉल्व करते हैं। ओके, तो आज का सबसे पहला चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि मान लीजिए कि ये हम लोग का एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हम लोग का कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ओके, ये हम लोग का कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहाँ पर हम लोग का P कोई भी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो P कोई भी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो x डिस्टेंस है ये y हुआ और यहाँ से यहाँ तक का जो y का डिस्टेंस है वो x हुआ, इसीलिए इसको हम लोग P x, y बोलते हैं। राइट, अब यहाँ पे अगर हम कोई एक स्लोप ड्रॉ करें, इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। अगर कोई एक स्लोप ड्रॉ करे और उसको अगर हम थीटा एंगल बोले हॉरिजॉन्टल के साथ यानी एक्स एक्सिस के साथ, ये जैसे कि हम लोग का एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और थीटा हम लोग का कोई भी एक एंगल है जो कि एक्स एक्सिस के साथ कर रहा है, कहाँ पे, उस पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं क्योंकि ये हम लोगों का पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है तो ये भी हम लोग का एक्स होगा। तो इस हिसाब से राइट एंगल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हम इसको 90 डिग्री समझे तो राइट एंगल ट्राइंगल के प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं क्या कि tan थीटा इक्वल्स टू हम लोग का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर मतलब y और बेस मतलब x, तो tan थीटा हम लोग का y बाई एक्स हुआ। ठीक है, tan थीटा हम लोग का y बाई एक्स हुआ। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि tan थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स y बाई एक्स। ये जो -1 का जो साइन है उसको हम लोग इनवर्स बोलते हैं। तो tan इनवर्स y बाई एक्स हम लोग का थीटा का वैल्यू आया। अब यही थीटा को हम लोग एम्प जेड भी बोलते हैं, एम्प जेड या अर्ग जेड, दोनों का मतलब एक होता है। इसी थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प जेड बोलते हैं और अर्ग जेड बोलते हैं। अब जैसे कि हम लोग को अगर क्वेश्चन में पूछा गया हो कि राइट फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ये, तो एक्चुअली आपको यहाँ पे थीटा ही फाइंड आउट करना होगा और कुछ नहीं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर भी पूछता है तब भी आपको थीटा का ही वैल्यू फाइंड करना होगा, इसके अलावा और कुछ फाइंड नहीं करना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ठीक है, हम लोग का थीटा का वैल्यू ये हो गया, लेकिन हम लोगों को कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखना होगा क्योंकि सब जगह पे थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई एक्स नहीं भी हो सकता है। तो बाकी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर अगर हम आप लोगों को थोड़ा समझाएं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होता है हम लोगों का कोऑर्डिनेट एक्सिस में। ठीक है, आप लोग अगर ट्री को किए होंगे एसोसिएट एंगल तो आप लोगों को वहां पे भी बताया गया होगा कि हम लोग का 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स होता है। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस कॉमा प्लस बोलते हैं, एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग का एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोगों का एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो ये हम लोगों का पॉजिटिव और नेगेटिविटी के बारे में है। अब जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि x हम लोग का क्या होता है, रियल z होता है। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि x को हम लोग रियल z बोलेंगे और y को हम लोग इन z बोलेंगे, है कि नहीं। जिन लोगों ने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को आप लोग देखें, तब आपको समझ में आएगा कि आर ई जेड या इन जेड क्या होता है। ओके, उसके लिए आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो x मतलब आर ई जेड और y मतलब इन जेड होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखेंगे क्या, यहाँ पे x और y दोनों ही पॉजिटिव है तो आर ई जेड इन जेड पॉजिटिव हुआ।
यहाँ पर x नेगेटिव y पॉजिटिव है, मतलब REZ नेगेटिव है, रियल नंबर ऑफ z नेगेटिव है, इमेजिनरी नंबर ऑफ z पॉजिटिव है। उसी प्रकार से रियल नंबर इमेजिनरी नंबर दोनों ही नेगेटिव है और यहाँ पर इमेजिनरी नेगेटिव है, रियल पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसके बेसिस में हम लोग का थीटा का वैल्यू भी चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर हम tan इनवर्स y बाई एक्स को, अगर हम tan इनवर्स y बाई एक्स को अल्फा समझ ले, इसको अगर हम अल्फा बोले, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग का क्या हो जाएगा, थीटा जो होगा वो अल्फा होगा, थीटा इक्वल्स टू अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग का क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग का क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग का होगा थीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस पाई। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग का क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग का होगा थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा। तो ये चार हम लोगों का कंडीशन है जिसके ऊपर हम लोग आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड जेड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये चारों क्वाड्रेंट कैसे समझेंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा पहले हमको चेक करना होगा कि x और y में कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। जो पॉजिटिव होगा या जो नेगेटिव होगा उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में ये बिलोंग्स कर रहा है, और फिर उसके बाद हम लोग एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट जेड फाइंड आउट करेंगे। आया बात समझ में? तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप लोग पूछिएगा जरूर। ओके, अगर क्लास में कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का वो जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। आया बात समझ में? और अब से आप लोगों का क्लास चलेगा, जितना हमसे पॉसिबल हो पा रहा है हम उतना दिन वीडियो देने का पूरा कोशिश करेंगे। ऐसे तो वीकेंड में देना ही है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर वीकेंड में ही वीडियो पोस्ट करेंगे, लेकिन जब तक पॉसिबल हो रहा है तो मंडे से फ्राइडे में भी कुछ वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल का सेमेस्टर है और ICSE CBSE का पूरा टोटल 80 मार्क्स का पेपर्स है, तो वेस्ट बंगाल वालों के पास टाइम नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा वीडियो हो सके वो दिया जा सके। ओके, इसके लिए आपको जस्ट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और भी बच्चे को इस चैनल से जुड़िए। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर। कोई दिक्कत हो इस पॉइंट में तो कहिएगा। ओके, आया बात समझ में? Is that clear to everybody? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अब जो हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि जेड हम लोग का x प्लस आई वाई है, ठीक है, तो मॉड जेड हम लोग का क्या होगा, मॉड जेड हम लोग का हो जाएगा, मॉड को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं x प्लस आई वाई। मॉड्यूलस क्या बोलता है कि जितना भी इमेजिनरी नंबर है वो सभी रियल नंबर में चेंज हो जाएगा। वो सभी क्या होगा, रियल नंबर में चेंज हो जाएगा। जो रियल है वो रियल में ही रहेगा, लेकिन जो इमेजिनरी है उसको भी रियल में चेंज करेंगे। तो रियल में चेंज करने के लिए हम लोग का एक्चुअली क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों का इसको मॉड जेड से डिनोट करते हैं। अब जैसे कि देखिए, ये जो रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसको अगर हम इस कोऑर्डिनेट एक्सिस से समझने का कोशिश करें तो ये रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोई और नहीं, ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं जो हम लोग का राइट एंगल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको आर कंसिडर करें, ओपी को अगर हम आर कंसिडर करें तो एच स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब हुआ पी मतलब वाई, वाई स्क्वायर और बी मतलब एक्स स्क्वायर। बेस मेरा एक्स है, जैसे इसको हम लोग मान लिए सी, तो ओ सी मेरा बेस है एक्स और बी सी जो है वो मेरा वाई है। तो यहाँ से हम लोग का आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आर क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि ये हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं अराइज होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर किसका बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे मॉड जेड को रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर भी लिख सकते हैं अगर हम यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट एक्सिस से समझे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग का मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको मॉड अगर फाइंड करना हो तो हमको क्या करना होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज चेक करना होगा और इसके हिसाब से हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद आर का वैल्यू बैठा देंगे। आप लोगों से एक और चीज कहना है, अगर किसी को ऑफलाइन क्लासेस करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आपको उसमें व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि
आपके यूट्यूब चैनल से हम ये नंबर पाए हैं, मुझे क्लासेस के बारे में जानकारी लेना है, तो आपको हम टीम को बोलेंगे कि आपको आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब आपको जल्द से जल्द दिया जा सके। ओके, तो यहाँ तक सबको समझ में आया? ओके, नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है क्या, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या पोलर फॉर्म। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या है, यहाँ पे ये हम लोग का कोऑर्डिनेट एक्सिस है। हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इधर से हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस थीटा हम लोग का क्या है, कॉस थीटा हम लोग का क्या है, कॉस थीटा हम लोग का बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, यानी एक्स बाई आर। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा, x इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, आर कॉस थीटा। ठीक, यहाँ से साइन थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा को बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का मतलब y बाई आर, तो यहाँ से हम लोग y इक्वल टू आर साइन थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, y इक्वल टू आर साइन थीटा बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं क्या कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग x के जगह पे क्या लिखेंगे, ये जो r cos थीटा, y के जगह पे r sin थीटा लिख दिए। अगर हम r यहाँ से कॉमन ले लिए तो cos थीटा प्लस i sin थीटा हो गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि z इक्वल्स टू r ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये हम लोग का हुआ। तो यहाँ से ये r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r का मतलब कोई और नहीं मॉड z है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मॉड z cos थीटा प्लस i sin थीटा। देखिए यहाँ पे किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरीज है तो बोलिएगा। अगर आपको थोड़ा अंधकार अगर आ रहा हो तो फोन का ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाइएगा, ठीक है, आपको पूरा क्लियरली दिखाई देगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है या कोई डाउट्स है इस पर्टिकुलर कैलकुलेशंस को लेके तो बेझिझक पूछिए, हम आपको पूरा कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में आपको डाउट का सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, z इक्वल्स टू हम लोग क्या बोलते हैं मॉड z cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये जो मॉड z cos थीटा प्लस i sin थीटा हम लोग कैसे निकाले, ये हम लोग का प्रोसेस है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि राइट डाउन द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपसे पोलर फॉर्म के बारे में पूछेगा तो पोलर फॉर्म से आपका मतलब है कि यहाँ पे z इक्वल्स टू आपको इस फॉर्मेट में कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट या कोई क्वेरीज तो बेझिझक पूछिएगा जरूर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी को हार्ड लगा हो। अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई टफ आपको लगा? टफ हमको नहीं लगता। अगर आप क्लास को अच्छे से सीरियसली देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हार्ड लगेगा नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई इसमें टफ बात है नहीं। ठीक है, तो और एक बात, क्लास जब भी आप देख रहे हैं तो साथ में कॉपी और पेन जरूर लेके बैठिए, क्योंकि मैथ्स सही है, ये कोई कहानी वाला सब्जेक्ट है नहीं कि आप सुन लीजिएगा फिर आप अपने से लिखिएगा, वो होगा नहीं। मैथ्स है तो आपको कॉपी किताब लेकर बैठना होगा, जिससे हम जो करा रहे हैं उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरीज अगर है तो पूछिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का कुछ लॉस के बारे में जानना है, जैसे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जैसे हम लोग नॉर्मल एडिशन करते हैं सेम प्रोसेस से ही होगा। तो कम्यूटेटिव लॉ में हम लोग क्या जानते हैं कि Z1 प्लस Z2 हम लोग का क्या होगा, Z2 प्लस Z1 के साथ इक्वल होगा। ये कम्यूटेटिव लॉ है। इसका अगर मल्टीप्लिकेशन में बोले तो Z1 Z2 ऑलवेज Z2 Z1 के साथ इक्वल होगा। ये कम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है, इसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। इसके बाद अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बोले तो Z1 ऑफ Z2 प्लस Z3 हम लोग का क्या हो जाएगा, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3। और फिर इसके बाद ये जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हुआ, और फिर इसके बाद हम लोग का एसोसिएटिव लॉ का बात करें तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 हम लोग का क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 फिर प्लस Z3। और उसी प्रकार से Z1 ऑफ Z2 Z3 इक्वल टू Z1 Z2 और ये Z3। ठीक है, तो ये कुछ हम लोग का लॉ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एसोसिएटिव लॉ। तो ये कुछ लॉ आपको जान के रखना है, ये नॉर्मल है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा। ये नॉर्मल लॉ है, तो इस नॉर्मल लॉ को बस इस हिसाब से समझना, आपको बस ये याद रखना है। इसका कोई प्रूफ वगैरह एग्जाम में आएगा नहीं। आया बात समझ में? यहाँ पे कोई प्रूफ वगैरह आने का कोई चांसेस इसमें है नहीं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक अब हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का कोई
इक्वेशन है, इक्वेशन कुछ ऐसा है, मान लीजिए x³ इक्वल टू 1, ये हम लोग का एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो x³ इक्वल टू 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या, x³ माइनस 1 इक्वल टू 0, x³ माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे जो हम लोग का a³ माइनस b³ का फॉर्मूला है, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हम लोग का होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आइदर क्या लिखे, आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा अब हम लोग को यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मिडिल टर्म्स हो पाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हमको सीधा आचार्य अप्लाई करना होगा। तो सीधा आचार्य अप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ पे -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -3/2, तो इसको -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 3i/2, ये हम लोग का आया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 माइनस रूट 3i/2, और एक लिख सकते हैं -1 प्लस रूट 3i/2। तो इसको हम लोग ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये दो से नोट करते हैं। तो ओमेगा हम लोग का क्या है, ओमेगा हम लोग का इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये हम लोग का ओमेगा है। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये याद रखना होगा, ये हम लोग का 0 होता है, और हमेशा ओमेगा क्यूब जो है वो 1 होता है। तो ओमेगा जब भी आप लोगों का इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलेगा तो इसका मतलब आपको क्या करना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 होगा, और ओमेगा क्यूब जो होगा वो हमेशा हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 होगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई अगर क्वेरीज हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मुझे जहाँ तक की उम्मीद है कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम अब तक तो नहीं है। ओके, कोई दिक्कत, कोई डाउट तो बेझिझक पूछिएगा जरूर। ओके, अब हम लोगों को कुछ रिजल्ट्स जान के रखना है, जो रिजल्ट हम लोगों को सम्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो हम आप लोगों को वो रिजल्ट दिखा रहे हैं, ये आप लोग के बुक में भी दिया हुआ है। मॉड z1 प्लस z2, ये हम लोग का लेस देन होगा मॉड z1 प्लस मॉड z2, ये एक रिजल्ट है, रिजल्ट नंबर 1। इसका प्रूफ सिलेबस में आपका है नहीं। फिर यहाँ पे आप लोगों का ये लेस देन इक्वल टू है मॉड z1 माइनस z2, ये सेकेंड रिजल्ट है। सेकेंड रिजल्ट जो है ये आप लोग का ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड z1 माइनस मॉड z2 है। थर्ड रिजल्ट जो आपको जान के रखना है मॉड z1 इंटू z2, ये हम लोगों का ग्रेटर देन इक्वल्स टू है z1 इंटू z2, मॉड z1 इंटू मॉड z2। और फोर्थ रिजल्ट आपको जान के रखना है मॉड z1 बाई z2, ये हम लोगों का इक्वल हो जाएगा मॉड z1 बाई मॉड z2। ये कुछ रिजल्ट है। और एक रिजल्ट आपको जान के रखना है, आपके बुक में भी दिया है, इसमें कुछ नया चीज नहीं है। एक है आपका मॉड ऑफ z1, मॉड के भीतर में मॉड z1 माइनस मॉड z2, ये हम लोग का लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ये आप लोगों का कुछ रिजल्ट है जो आप लोगों को जान के रखना है सम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये सब रिजल्ट आपको याद रखना होगा जब भी हम लोग सम्स को कुछ सॉल्व करेंगे, तो ये सब रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा हम लोगों का इम्पोर्टेंट है। आया बात समझ में? इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? किसी को कोई डाउट हो या कोई क्वेरीज हो तो वो पूछिएगा जरूर। ओके, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि पूरा आप लोगों को जवाब दिया जा सके। क्लियर? तो अब हम लोग कुछ सम्स की ओर अब आगे बढ़ेंगे। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में आप लोगों को यही सब प्रॉपर्टी जान के रखना है सम्स को सॉल्व करने के लिए। लास्ट क्लास का जो थ्योरी बताया और आज का जो थ्योरी बताया, कॉन्जुगेट का हम बता दिए थे, तो इसीलिए आज हम कॉन्जुगेट डिस्कस नहीं किए हैं। जिन लोगों ने कॉन्जुगेट का वीडियो नहीं देखा है, आप लोग जरूर फर्स्ट वीडियो देखिएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ सम्स को सॉल्व करते हैं, जिससे आप लोगों को और भी ये चैप्टर समझ में आए कि सम्स को करना है कैसे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सम्स, ओके, और हम आप लोगों को कह दें ये जो सम्स हम क्लास में कराएंगे ये ज़्यादातर एमसीक्यू बेस्ड जॉइंट से रिलेटेड होगा, क्योंकि अभी हम सीबीएसई का पेपर देख जो रहे हैं उस हिसाब से क्वेश्चन का लेवल जॉइंट लेवल की तरह है। तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि जॉइंट रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपको कराया जाए, क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल में भी सब एमसीक्यू पैटर्न हो गया है। तो डेफिनेटली आपके पास क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस होंगे, वो 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही ऑप्शन है वो आपको चेक करना है। तो उसके लिए आपको
सम सॉल्व करके देखना होगा। तो क्वेश्चन वैसा ही रहेगा जिससे आप कम समय पे सॉल्व कर सके। ऐसा क्वेश्चन नहीं दे देगा 5 मार्क्स का एमसीक्यू में जिससे आपको सम्स को सॉल्व करने में ही 2 मिनट 3 5 10 मिनट लग जाए, जिसकी वजह से अदर क्वेश्चन ना कर पाए। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर रहेगा वो आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए अभी जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज जानना है सर्कल के बारे में। हम लोग क्या जानते हैं कि क्लास 10 में सर्कल पढ़े हैं, सर्कल का थ्योरम्स पढ़े हैं, बहुत कुछ पढ़े हैं, लेकिन क्या कभी भी क्लास 10 में आपने सर्कल का इक्वेशन के बारे में पढ़ा है? आप बोलेंगे इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, नहीं तो सर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के बारे में तो हमने नहीं कुछ कभी पढ़ा। लेकिन अब आपको पढ़ना पड़ेगा, अब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो ज्योमेट्री है, क्योंकि जॉइंट का जो क्वेश्चन रहता है वो ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें बहुत सारा ब्रांच से लिंक हो क्वेश्चन का। जैसे कि अलजेब्रा का भले ही क्वेश्चन है ये, लेकिन हो सकता है इसमें ज्योमेट्री का कुछ प्रॉपर्टी लग जाए या ट्रिगो का प्रॉपर्टी लग जाए, तो हमको ये सब चीज जानना होगा। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में जानेंगे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है क्या। जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड आउट करने के लिए अब सर्कल को हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस में रखना होगा। अब सर्कल को कहाँ रखना होगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर रखना होगा। तो अब मान लीजिए कि ये हम लोगों का कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हम लोग का कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये हम लोग का सर्कल है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये क्या है? हम लोगों का सर्कल है। क्लियर? तो सर्कल का सेंटर जो है इसको हम लोग सेंटर मान रहे हैं, तो सेंटर हम लोग का 0,0 है और यहाँ से यहाँ तक ये जो हम लोग का रेडियस है उसको हम लोग r मान रहे हैं। मान लिए कि सर्कल का सेंटर 0,0 है और रेडियस हम लोग का क्या है? r है। जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे सर्कल चैप्टर के ऊपर तब उसके बारे में और डिटेल समझेंगे, क्योंकि अभी हमको सर्कल का केवल इक्वेशन लगेगा अभी जो सम्स करेंगे, इसीलिए हम सर्कल का केवल इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर 0,0 में है, मतलब ओरिजिन में है, और r उसका हम लोगों का रेडियस है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है कि x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। क्या बोले? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये हम लोगों का सर्कल का इक्वेशन है। आपको ये अभी फिलहाल याद रखना होगा कि सर्कल का इक्वेशन ओरिजिन में अगर है सर्कल का इक्वेशन तो हम लोग का x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये ज्यादातर आपको जाना पहचाना नहीं लग रहा है? क्लास 9 का डिस्टेंस फॉर्मूला, हम लोग का डिस्टेंस फॉर्मूला यही था ना कि r इक्वल्स टू, या हम लोग लिखते थे अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, लिखते थे ना? वो कुछ और नहीं था, वो यही था, लेकिन उस समय हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जानते थे। तो अभी अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे और x2 और y2 को 0,0 समझे तो हम लोग का ये हो जाएगा सर्कल का इक्वेशन। राइट? अब अगर मान लीजिए कि सर्कल ओरिजिन में है तो ये है, अगर सर्कल ओरिजिन में नहीं, हो ही सकता है कि सर्कल यहाँ पे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो या कहीं और हो, तब क्या होगा? अगर हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल पॉइंट को अल्फा बीटा समझे तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये कब होगा? ये कब होगा? ये तब होगा जब हम लोग का सर्कल का सेंटर ओरिजिन में नहीं होगा। जब हम लोग का सर्कल का सेंटर ओरिजिन में नहीं होगा, ओरिजिन छोड़कर कहीं और कोई क्वाड्रेंट में अगर होगा तो उसमें अल्फा बीटा को उसको कोऑर्डिनेट दिया रहेगा जिस पॉइंट पे हम सर्कल बना रहे हैं, तो उस समय सेंटर अल्फा बीटा होगा और उस हिसाब से हम लोग का इक्वेशन ऑफ द सर्कल बनेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज अगर हो तो पूछिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक क्वेश्चन आपको डिक्टेट कर रहे हैं, आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए। हम क्वेश्चन डिक्टेट कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, खाली जो हम लोगों का ये रहेगा मतलब एक्सप्रेशन रहेगा वो हम बोर्ड में लिखेंगे। क्वेश्चन है क्या? ये जॉइंट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ m नॉट इक्वल्स टू 0, इफ m नॉट इक्वल टू 0, m नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इज अ रियल नंबर। मतलब m क्या है? एक रियल नंबर है, ये क्वेश्चन में बोला है, लेकिन रियल नंबर में तो 0 भी आता है, तो क्वेश्चन में बोल दिया m 0 छोड़कर, m का वैल्यू 0 छोड़कर कुछ भी नंबर हो सकता है लेकिन वो रियल नंबर होगा। ठीक है, इफ m नॉट इक्वल टू 0 इज अ रियल नंबर then the locus of the point represented by, locus का मतलब हुआ किसी का एड्रेस अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम कोई एक वेरिएबल पॉइंट ले लिए h, k और लास्ट में उस h, k को x, y में रिप्लेस कर दिए तो उसको हम लोग लोकस बोलते हैं। ठीक है, लोकस ज्यादातर वही है। तो यहाँ पर m हम लोग का कोई भी एक रियल नंबर है जो कि 0 नहीं है, तो आपसे पूछा है देन द लोकस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय, क्या चीज से रिप्रेजेंट है? re1/z, रियल 1/z, re1/z इक्वल्स टू रियल 1/z इक्वल्स टू m।
रियल 1/z इक्वल्स टू m। तो लोकस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंट, लोकस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंट मतलब आपसे वो फिगर के बारे में पूछा है कि जो पॉइंट का लोकस हम फाइंड आउट करेंगे वो पॉइंट किस फिगर का होगा। ऑप्शन में आपका चार ऑप्शन है, एक है हाइपरबोला, एक है स्ट्रेट लाइन, एक है एलिप्स और एक है सर्कल। क्योंकि अभी हम सर्कल डिस्कस किए तो आंसर सर्कल ही होगा, लेकिन हाइपरबोला, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन ये सब क्लास 11 में ही है सेकंड सेमेस्टर में, और सीबीएसई के तो पूरा ही ईयर के अंदर आप लोग पढ़िएगा, तो वहां पे आप लोग स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला पढ़ेंगे। क्योंकि इसका आंसर सर्कल ही है तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी हम सर्कल का ही डिस्कस किए हैं। लेकिन इसको सर्कल दिखाएंगे कैसे, कैसे ये वाले चीज को हम इस फॉर्म में लेकर जाएंगे, यही है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है देखने में, कॉम्प्लेक्स नंबर देखने में होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। क्वेश्चन आशा करते कि आपको समझ में आया, एक बार फिर से हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, आप लोग लिखिएगा, इफ m नॉट इक्वल टू जीरो, if m not equal to 0 is a real number, is a real number, then the locus of the point, then the locus of the point represented by, locus of the point represented by re मतलब real 1 by z equals to m is n, क्या होगा, is a क्या होगा, एलिप्स होगा कि हाइपरबोला होगा कि स्ट्रेट लाइन होगा कि सर्कल होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। तो सबसे पहले z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हम लोग लेट कर लिए, तो 1 बाई जेड हम लोग का क्या होगा, 1 बाई जेड हम लोग का 1 बाई एक्स प्लस आई वाई हुआ, चलो नो प्रॉब्लम, आराम से हो गया। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज क्लास 9 में आप लोग 10 में किए हैं, तो x माइनस आई वाई बाई एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, तो यहां से हम लोग का क्या होगा, x माइनस आई वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर, तो यहां से x माइनस आई वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है सर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे हुआ, एक्स क्योंकि यहाँ तो माइनस था, ये प्लस कैसे हुआ, अरे बाबू आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, राइट। तो आई स्क्वायर का वैल्यू जब -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोग का हुआ। इसको हम लोग अगर थोड़ा सा ब्रेक करें, इस एलसीएम को अगर हम स्प्लिट करें तो क्या होगा, इस एलसीएम को स्प्लिट करेंगे तो x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक जब आपको क्लियर है, तो हम लोग का सम सब सॉल्व हो गया, हम लोग का 60% सम सॉल्व हो गया, अब तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो सर अभी तक तो हम यहाँ तक पहुंचे नहीं और आप बोल रहे हैं सॉल्व हो गया। देखिए आर ई जेड का वैल्यू m दिया है, हम लोग क्या जानते हैं कि 1 बाई जेड का वैल्यू आया ये, तो ये मेरा रियल पार्ट है, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि आई के साथ मल्टीप्लाई है, लास्ट क्लास में बोले थे। तो आर ई जेड, आर ई 1 बाई जेड मेरा m है, तो मतलब x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हम लोग का m हो गया। ठीक, तो यहां से हम लोग का क्या होगा, x इक्वल टू m एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, x इक्वल टू m एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है नहीं, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर वाले फॉर्म में लेके जाएंगे, जो क्लास 7 या 8 में आप लोग सीखे हैं, हम लोग करते थे ना कि परफेक्ट स्क्वायर में लेके जाए कोई भी एक एक्सप्रेशन को, तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में जब लेके जाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई एम हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई एम प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स बाई एम, यहाँ पे 2m लिख दिए, 2ab प्लस प्लस क्या होगा, प्लस यहाँ पे 1 बाई 4m स्क्वायर लिखेंगे, 1 बाई 4m स्क्वायर माइनस हम लोग का क्या होगा, 1 बाई 4m स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, x माइनस 1 बाई 2m का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई 2m का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट, जस्ट इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में एक्सप्रेस किए हैं, जस्ट इसको क्या किए हैं, परफेक्ट स्क्वायर में एक्सप्रेस किए हैं। अब यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे क्या, x माइनस 1 बाई 2m का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2m का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर क्या है 1/2m, 0, रेडियस क्या है 1/2m। तो यहाँ पे सर्कल का सेंटर होगा क्या 1/2m, 0, और रेडियस होगा क्या, रेडियस होगा 1/2 मॉड m। मॉड m क्यों, क्योंकि स्क्वायर जब हटाते तो प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मॉड इसलिए दे रहे हैं जिससे हम लोग का ये हमेशा प्लस में ही हम लोग वैल्यू निकालें। ठीक है, तो ये हम लोग का सेंटर ऑफ अ सर्कल हुआ 1/2m, 0, और रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया 1/2 मॉड m। यहाँ तक कोई डाउट? तो देखिए क्वेश्चन टफ था, जॉइंट का क्वेश्चन करा रही है, टफ था। सीबीएसई में भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है, बोर्ड का जो लोग जॉइंट का एग्जाम देते हैं उसमें है, सीबीएसई का भी ऐसे ही क्वेश्चन बन रहा है। तो कोई टफ नहीं है इसमें। क्या आपको जान के रखना था, हाँ इसमें आपको जो जानना था वो सर्कल का इक्वेशन जानना था, क्योंकि जब मुझे मेरा एम पता हो कि हमको वहां तक पहुंचना है तो हम ठीक वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जब मुझे कहाँ पहुंचना है वही मुझे ना पता हो तो रास्ता में हम लोग भटकेंगे ही। अगर हमको अपना एम नहीं पता हो कि हमको पहुंचना कहाँ है, जाना कहाँ है, तब तक तो हम रास्ता में भटकेंगे। तो इसीलिए हमको अपना एम पहले जान के रखना होगा। तो सर्कल का इक्वेशन अगर आपको पता है तो ठीक आप वहां से होते होते सर्कल के इक्वेशन तक पहुंच जाइएगा। इस स्टेप में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में बात कीजिए, बोलिए, हम अवश्य उसका सॉल्व आउट करेंगे। लेकिन कहेंगे क्या, आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, क्योंकि एक बार में समझ में आएगा नहीं। आप लोग नया चीज सीख रहे हैं ना, तो एक बार में नहीं समझ में आएगा, आप लोगों को टाइम लगेगा थोड़ा। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए अच्छे से देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरीज? आशा करते हैं यहाँ तक कोई डाउट क्वेरीज होगा नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट्स का हो गया है, लेकिन एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में केवल सम्स ही हम लोग करेंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट मिल सके। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको डिक्टेट कर रहे हैं, क्वेश्चन को एक बार सुनिएगा ध्यान से जरूर। क्वेश्चन में बोला गया है क्या, इफ मॉड z माइनस 4/z, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है जॉइंट में। इफ मॉड z माइनस 4/z, और ये स्कूल के एग्जाम में भी पूछा जाता है, इज इक्वल्स टू 2, ये 2 दिया हुआ है। देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z, आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे बोला गया है इफ z माइनस 4/z इक्वल्स टू 2, मॉड z माइनस 4/z अगर 2 है तो आपको फाइंड करना है क्या, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे? इजी एकदम है, जैसे अभी हम लोग सम्स को सॉल्व किए हैं ठीक उसी फॉर्मेट में ही हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके लिए हमको प्रॉपर्टीज याद रखना होगा, जो प्रॉपर्टीज हम कुछ देर पहले 5 प्रॉपर्टीज लिखे थे बोर्ड में। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी इसमें लागू होगा। देखिए यहाँ z है और 4/z है। ठीक है, यहाँ क्या है, z है 4/z है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताइए। मॉड z माइनस 4/z, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z माइनस 4/mod z। लिख सकते हैं कि नहीं? अगर लिख सकते हैं तो आप लोग यस सर बोलिए, अगर नहीं लिख सकते हैं तो क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये चीज आप मुझे बताइए। ठीक है, हम लोग का कौन सा प्रॉपर्टी लगा? अच्छा, यहाँ पे एक पूरा मॉड होगा। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगा? जो प्रॉपर्टी लिखे थे, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 होल मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस z2। ये प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी जो लिखे थे वो प्रॉपर्टी यहाँ लगा है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये z माइनस 4/z का वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है, तो ये 2 हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसको हम लोग घुमा के ऐसे लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ z माइनस 4/mod z इज लेस देन इक्वल टू 2, लिख सकते हैं इसको। अब अगर हम लोग मान लिए लेट मैक्स z, यानी मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब मैक्सिमम,
मैक्सिमम ऑफ जेड को अगर हम लोग आर कंसिडर करें, अगर हम लोग आर कंसिडर करें तो यहाँ पर मॉड जेड अगर आर हो गया तो आर माइनस 4/r इक्वल टू 2। तो यहाँ से आर स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 2r। तो यहाँ से आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे सीधा राचर अप्लाई कीजिए तो r इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी प्लस 16 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 2a। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस माइनस यहाँ पे 20 होगा यानी 5 4 जा 20 तो 4 बाहर आया तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 2 बाहर आया तो यहाँ पे रूट 5 आएगा प्लस माइनस रूट 5/2 ये 2 कैंसिल तो 1 प्लस माइनस रूट 5। अब देखिए रूट 5 जो है वो क्या होगा, रूट 5 हम लोग का 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। रूट 5 का मतलब क्या, रूट 5 का मतलब है कि हम लोग का यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अगर हम रूट 5 को नेगेटिव लेंगे तो कहाँ से मेरा पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ तो मॉड दिया है, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम लोग का r का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, r का वैल्यू हमेशा 1 प्लस रूट 5 होगा, 1 प्लस रूट 5 माइनस नहीं होगा, क्योंकि अगर ये माइनस रूट 5 लेते 1 माइनस रूट 5 लेते तो हम लोग का क्या होता, यहाँ पे रूट 5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग कुछ आता है तो 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग एक नेगेटिव नंबर जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का मॉड जेड आर लिए है, आर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसी वजह से हम लोग का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो गया, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हुआ 1 प्लस रूट 5। ये हम लोग का आंसर है। आया बस समझ में, किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई क्वेरीज अगर इसमें है तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम अब तक नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल यानी नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगा, कोशिश करेंगे कल अपलोड करने का। एक्चुअली इतने सारे क्लासेस हैं तो रोज क्लास अपलोड कर पाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं, तो ऑफलाइन और फिर ये यूट्यूब और फिर स्कूल में भी हमको पढ़ाना होता है, तो ये इतना करना एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट डेज में वीडियो अपलोड करने का, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका प्योर मैथमेटिक्स का ये क्लास चला, अब बिजनेस मैथमेटिक्स का क्लास अगला वीडियो अपलोड होगा। जो स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और जिन्होंने बिजनेस मैथ्स लिया है, हम सिलेबस डिस्कशन कर दिए हैं पिछले वीडियो में, आप जाके उसमें देख सकते हैं कि आपका क्या सिलेबस है, क्या आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और क्या आपका सिलेबस के हिसाब से क्या क्या पढ़ना है और कब आपका एग्जाम है फर्स्ट सेम का। तो ये सब बिजनेस मैथमेटिक्स वाले वीडियो शायद 9 की 10 मिनट का वीडियो है, वो वीडियो आप लोग देखिएगा तो आप लोग को एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट में हमको पढ़ना क्या है, एग्जाम कब है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर बच्चे को यही नहीं पता रहेगा तो वो बच्चा पढ़ेगा क्या। तो इसीलिए उस वीडियो को देखिएगा जरूर जो लोग कॉमर्स में बिजनेस मैथ्स लिए हैं। तो इसीलिए ऑल्टरनेट डेज में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक वीडियो हायर सेकेंडरी का अपलोड करने का। अभी 12th का हम स्टार्ट ही नहीं किए हैं, आज कोशिश है कि 12th का भी वीडियो एक ना एक अपलोड करें। फिलहाल अभी कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग का चल रहा है, तो आशा करते हैं यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज है तो पूछिएगा जरूर। ओके, अगर किसी को कुछ और भी क्लासेस के लिए कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसमें व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यारथी एकेडमी। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके एवं भरपूर लाभ उठा सके, और मुझे भी अच्छा लगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट है। अगर मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कहिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जो रिक्वायरमेंट्स है हम अवश्य पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।